आगे टॉपिक शुरू होता बेटा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज। एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस है बच्चों? ध्यान से सुनो आप मेरी बात। एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस है बेटा? कल याद होगा मैंने आपको क्लियर किया था कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दो चीजें, ये दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब बेटा एक्सटेंशन किसकी वजह से आती है? उसमें से अगर मैं बात पर्टिकुलरली एक्सटेंशन की वहां पर करता हूं तो एक्सटेंशन किसकी वजह से आती है? एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। अब डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ेगी? जब प्राइस घटेगा। सो व्हेन ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर इज अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइज इज नोन टू बी एज व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आइए ये देखिए आप सिचुएशन, 5 से 1 हो गया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बेटा 1 से 5 हो गई, एक्सटेंशन। ठीक है ना? और यही बात अगर मैं इंक्रीज की बोलूं भाई, इंक्रीज, तो इंक्रीज कैसे होता है? प्राइस वही रहे, प्राइस वही रहे पर डिमांड जो है वो उसी प्राइस पे बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम कहते हैं व्हेन मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, मींस प्राइस के सेम रहने पर भी डिमांड बढ़ जाए। आपके सर प्राइस भी सेम है सर, डिमांड भी बढ़ जाए, कमाल होगी सर, ऐसे कैसे? बेटा ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स, कल बताया था मैंने आपको, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स when it is going to be happen, then this particular situation is known to be as what? Increase in demand। इसको increase in demand बोलते हैं। ये देखो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 थी, प्राइस 10 ही है पर क्वांटिटी डिमांडेड सर बढ़ के 15 हो गई, सेम प्राइस पर क्वांटिटी बढ़ गई। अब ऐसे में ये 10 पे 10 और 10 पे 15 होना, ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड को रिप्रेजेंट करती है। आओ बच्चों जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, जिनकी फाइल खाली पड़ी हुई है और फर्स्ट टाइम वो चैप्टर कर रहे हैं जरूर बनाएं वो डायग्राम, और जिन्होंने पहले नहीं बना रखा वो भी बनाएं। आओ बेटा देखो, OXY। अभी जब मैं बात एक्सटेंशन की करता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्राइस 1 है बेटा, मान लो ये 5 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। तो प्राइस के 5 होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गई, ऑल राइट, और प्राइस के 1 होने पर क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 5, ऑल राइट। सो प्राइस के कम होने पर बेटा क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को व्हेन यू आर, ये सेम पे ये मान लो, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, मूविंग, देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज नॉट अ शिफ्टिंग। व्हाई देयर इज अ मूवमेंट नॉट शिफ्टिंग? बिकॉज द डिमांड कर्व इज सेम। आप कौन सा दूसरे डिमांड कर्व पे चले गए? अरे नहीं सर, वही डिमांड कर्व तो है, पुराने वाला ही तो है, यही तो डिमांड कर्व पड़ा था पहले, और यही तो डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं अब। तो जब हम A पॉइंट से B पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन टू बी एज व्हाट? एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। ठीक है? एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड, या फिर इस चीज को अगर मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड में, तो आप इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हो। फ्रॉम पॉइंट A टू B व्हेन यू आर मूविंग, इट इज नोन टू बी एज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट ओके बच्चों? बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको? ओके फाइन। अभी मैं बात करता हूं, ये तो हो गया एक्सटेंशन। अब मैं बात करता हूं आपके सामने इंक्रीज की। ये देखो बेटा, 10 प्राइस पे फ्री हैंड, बेटा मैंने कल भी बताया था, हमेशा बता रहा हूं आपको, डायग्राम में
कोई बहुत ज्यादा सफाई सफुई की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। अब तो सिर्फ नॉलेज चाहिए। तो ये देखो 10 प्राइस पे, ये 10 प्राइस है पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड सपोज कर लीजिए बेटा 10 थी, और इस डिमांड कर्व के आप ए पॉइंट पे थे, प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन 10 प्राइस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके 15 हो गई है। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, this particular shifting from point A to point B is known to be as what? Increase in demand. इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बेटा क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। आगे बच्चों सबको बात समझ में मेरी, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है इंक्रीज इन डिमांड, जल्दी से मुझे फटाफट बताओ बेटा ये किस किस वजह से हो सकती है? हाँ जी टीशा, कोई भी एक पॉइंट बताएं किस वजह से ऐसा हो सकता है, जल्दी बोलिए। कोई भी अदर फैक्टर जैसे इनकम होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए। इनकम के क्या होने से बेटा ये होगा? इनकम के बढ़ने से। और कॉमोडिटी कैसी होनी चाहिए? अभी बात सारी अधूरी चल रही है बेटा, कॉमोडिटी कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल, नॉर्मल है ना। हाँ सारी बात अभी अधूरी चल रही है। इनकम के बढ़ने से ऐसा होगा, पर कॉमोडिटी कैसी होनी चाहिए वहां पर? नॉर्मल। अच्छा और बताओ, और किसकी वजह से शीतल? सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में। हाँ सब्स्टिट्यूट गुड में, यस। तो ये रिलेटेड भी, क्योंकि दो तरह की होती है ना, तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ने से ये ऐसा हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए। हाँ यस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। पेट्रोल सस्ता हो जाए, गाड़ियां ज्यादा बिकने लगेंगी, है ना। और किसकी वजह से हो सकता है? हाँ जी और बच्चे बताएं, और ये डिमांड किसकी वजह से बड़ी होगी? फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की संभावना हो सकती है, तो आज सेम प्राइस में हम डिमांड बढ़ा सकते हैं। और बच्चों और कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यस, कंपनी ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट बाजार में ले आए, कंपनी कहे जी चीज हमारी 10 रुपए की है, पर हम तो ना टेस्ट बढ़िया कर रहे हैं। अब किसी किसी बंदे के लिए टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो गया, तो वो तो पहले से ज्यादा चीजें खरीदने स्टार्ट कर रहा है। तो यस, डिमांड इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे लिए हमारे 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 लिए अच्छे हो रहे हैं, तो डिमांड उसकी इंक्रीज हो। यस, ये सभी रीजन है बच्चों जिनकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फाइन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज भी। बिल्कुल बेटा इससे रिवर्स हो जाने वाले हैं वैसे कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज, आप समझ पा रहे हो इस बात को। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड का घटना, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड का घटना। और डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब होगा बेटा? डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होगा प्राइस के सेम रहने पर, प्राइस के सेम रहने पर डिमांड का घटना, ठीक है ना। तो इसका जब कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो हमारी मूवमेंट कहां से कहां जाएगी बच्चों? नीचे से ऊपर। मान लो ये डिमांड कर्व है, एक सेकंड, मान लीजिए बेटा ये डिमांड कर्व है आपका, एंड वी आर एट पॉइंट ए, and from point A now we are moving at point B, so the movement from point A to B yani upward kind of movement, right, upward kind of movement, this is known to be as what? Contraction. और रही बात डिक्रीज की, तो ये लो सर 10 रुपए के रेट पे हम पहले इतना खरीदते थे, ठीक है, 10 रुपए के रेट पे हम पहले इतना खरीदते थे और हम इस डिमांड कर्व पे थे, और अब रेट तो वही है 10 रुपए, लेकिन हमने पहले से कम खरीदना शुरू कर दिया। ये लो सर, ये हो गई बेटा डिक्रीज इन डिमांड, राइट। शिफ्टिंग है कहां से कहां? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्टिंग है, तो ये ए से बी का जो शिफ्टिंग है, इसके लिए तो पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी पहले हम डी डिमांड कर्व पे थे और अब हम D1 डिमांड कर्व पे हैं, तो ये डी से D1 पे जाना, ये जो शिफ्टिंग है, ये डिक्रीज इन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए 10 रुपए पे डिमांड 10 थी, 10 रुपए पे अभी 5 है, ये डिक्रीज इन डिमांड है। हो गया बेटा? तो इसका रीजन अदर फैक्टर्स हैं और उसका रीजन चेंज इन द प्राइस है। कर लोगे? ओके, चलिए अब यहां आते बेटा, यहां हमारे एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए बेटा,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सी चीज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के पैटर्न के हिसाब से है और कौन सी चीज इसमें से चेंज इन डिमांड के पैटर्न के हिसाब से है। द फर्स्ट वन, पीपल बाय मोर आइसक्रीम्स ड्यूरिंग समर देन ड्यूरिंग विंटर। हाँ जी ताहिर, क्या है ये? बोलो भाई बोलो, क्या ये चेंज इन डिमांड है या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है? ताहिर, चेंज इन डिमांड है सर। कैसे कैसे किस लॉजिक से? हाँ जी टीशा, टीशा क्या है बेटा ये फर्स्ट सिचुएशन? ये चेंज इन डिमांड होगी। किस लॉजिक से? एक सेकेंड, इंक्रीज इन डिमांड है अदर फैक्टर की वजह से, क्योंकि सीजनल वेरिएशन है ना। यस, क्योंकि अदर फैक्टर है चेंज। अब ये सीजनल वेरिएशन बीच में टाइम सीरीज घुसा दी। सीजनल वेरिएशन नहीं, ये ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। हाँ ये स्टैट्स चली गई बीच में। तो क्योंकि टेस्ट समर में चीज हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाती है, आइसक्रीम हमारे को अच्छी लगने लगती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी चक्कर में हम लोग समर में ज्यादा चीज खरीदना, ज्यादा आइसक्रीम खरीदना स्टार्ट करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नॉट टू बी एज व्हाट इंक्रीज इन डिमांड। ओके नेक्स्ट वन, कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज डिक्लाइन। कंज्यूमर की इनकम घट गई एंड नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज डिक्लाइन। हाँ जी बताइए आगे मोहित, क्या सिचुएशन है? चेंज इन डिमांड। कंज्यूमर की इनकम घटने से ऑटोमोबाइल, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में भी दो चीजें होती हैं, वो दो में से कौन सी चीज है ये? इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड? डिक्रीज। डिक्रीज इन डिमांड, बिकॉज इट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में कौन सा अदर फैक्टर आ गया बच्चों? इनकम, ठीक है ना। अदर फैक्टर में कौन सा अदर फैक्टर आ गया बेटा? इनकम आ गया, तो इसकी वजह से ये हमारे को दिख रहा है। ओके थर्ड वन, LG reduces the price of its TV set by 10% and hence its sale increases. शीतल, सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। उसमें कौन सा बेटा? वो दो तरह का होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा दो पैटर्न में होता है, तो उन दोनों में से कौन सा पैटर्न दिख रहा है बेटे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। हाँ जी एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन। You can say, you can use the word extension, you can use the word expansion, और आप इन दोनों को यूज ना करो, आप इसको बोल सकते हो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड को छोड़ करके अगर आप इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल दो तो भी चलेगा। यानी इंक्रीज शब्द अगर लगाना है तो क्वांटिटी डिमांडेड लगाना पड़ेगा, और एक्सपेंशन या एक्सटेंशन लगाना है तो डिमांड शब्द लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, a college raises its tuition fee and as a result the number of students enrolled form falls. अनुराग, सर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। अच्छा जी, सिचुएशन क्या है ये? डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है जी, डिक्रीज इन डिमांड। अरे फिर दोबारा सोच, दोबारा सोच भाई। Is it decrease in demand? त्रिशा, डिक्रीज इन डिमांड है क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन है भाई, कॉन्ट्रैक्शन है। तुम खुद बोल रहे हो सर प्राइस की वजह से हो रहा है। ये देखो आप मेरी बात समझो, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, ट्यूशन फी बढ़ी, प्राइस बढ़ा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर्म डिक्रीजेस, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड घटी।
अब ये क्या सिचुएशन है, ये अपने आप में लॉ ऑफ डिमांड है, और लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ये अपने आप में लॉ ऑफ डिमांड में कौन सी सिचुएशन है, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी क्लासिफाइड टू टू पार्ट, आइदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज व्हाट फॉल इन डिमांड, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, नॉट डिक्रीज. डिक्रीज कब होता, जब प्राइस वही रहता बट ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. अब अदर फैक्टर्स में क्या अदर फैक्टर्स आ गए, मैं कहता हूं कि मान लो कॉलेज की फीस वही है, ठीक है, बट कोरोना के चक्कर में एडमिशंस कम हो गए. अब ये अदर फैक्टर्स है सर, ये अदर फैक्टर्स हैं. अब इसमें कॉलेज की फीस वही है बट कोरोना के चक्कर में एडमिशंस कम हो गए, तो ये अदर फैक्टर की वजह से जो ये फॉल आया है ये डिक्रीज इन डिमांड है. गॉट द पॉइंट, ये डिक्रीज इन डिमांड है, परंतु अभी फिलहाल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है. चलिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बेटा आपसे. क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड को आपको बताना है. 10 रुपए के प्राइस पर जब डिमांड थी 100, अभी प्राइस जो है वो 8 हो गया है और डिमांड हो गई है 140. ताहिर क्या है ये, इन चारों में से एक नाम क्या दोगे इसको ताहिर? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हाँ जी, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, और इसका और एक नाम बोलूं तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, ये 4 में से कोई नाम बोलना हो तो एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, डिक्रीज और इंक्रीज में से एक्सपेंशन. एक्सपेंशन. यस करेक्ट, नाउ इट्स करेक्ट. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन को देखो अनुराग, नेक्स्ट सिचुएशन को क्या नाम दोगे? 5 पे 20, 5 पे 24. इंक्रीज इन वो सर क्वांटिटी डिमांडेड है. अभी गोलमाल है तेरे कॉन्सेप्ट में. इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों हो जाएगा भाई मेरे? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो प्राइस की वजह से होता है, प्राइस तो सेम है यहाँ पे. ये इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कंफ्यूजन, रोज का काम रोज करो, कंफ्यूजन नहीं होगी. रोज का काम पेंडिंग छोड़ोगे, चैप्टर खत्म होने की इंतजार करोगे कि खत्म हो तो मैं करूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और वही मैटर चल रहा है. फिर ये भी बता दूं, मैं कल पढ़ाई नहीं करी है जरा सी भी, इकोनॉमिक्स की तो करी नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ही दिक्कत आती है ये. चलिए आ जाओ बच्चों, अगले पॉइंट पे आ जाओ. व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. आपको इसके रीजंस बताने हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. बेटा सुनो मेरी बात सुनो. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है. हाँ होता तो है. अच्छा, उसके अपने रीजंस क्या है पर्सनल अगर हम बात करें तो डिमांड का डाउनवर्ड होता है, इसके रीजंस क्या है ये देखो मैं समझाता हूं आपको. इसके रीजंस बच्चों ये हैं कुछ कि आप एक बात बताओ, ये देखो पहले डिमांड कर्व बना लो. यहां पे इधर रखा हमने बेटा px, इधर रखा हमने qx. इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी थी, ओके. अभी इतना प्राइस हो गया और क्वांटिटी बढ़ के इतनी हो गई, फाइन. प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई. और अगर मैं ये बात ऐसे बोलूं बेटा, ए से बी, अभी तो मैंने बोला ए से बी, सिचुएशन एक्सटेंशन की है. अगर मैं ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी खरीदता था और अभी OP1 प्राइस पर OQ1 क्वांटिटी खरीदता हूं, ये एक सिचुएशन होगी. मैं रिवर्स कर लूं, OP1 प्राइस पर मैं OQ1 क्वांटिटी खरीदता था और OP प्राइस पर मैं घटा के प्राइस बढ़ाया और क्वांटिटी घटाई बच्चों जी. ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. इन दोनों सिचुएशंस को पैरेलल में अगर ले लूं तो ये हमारा बन गया दो पर्टिकुलर सिचुएशन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बन गया एक्सटेंशन बन गया, कॉन्ट्रैक्शन बन गया. और
इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे। उसका रीजन क्या है? रीजन बताया मैंने भी आपको कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना और प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड का घटना, ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशन। अब मैं अगर आपसे बोलूं बेटा ये नेगेटिव रिलेशन तो समझ में आ गया, ये नेगेटिव रिलेशन भी क्यों है? ऐसा क्यों है बच्चे कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी घटती है और प्राइस के घटने पर क्वांटिटी बढ़ती है? ऐसा भी क्यों है ये बताने हमें। अगर हम ये रीजन बताने में कामयाब हो जाएं कि चीज का प्राइस बढ़ने पर चीज की क्वांटिटी डिमांडेड कम क्यों हो जाती है, तो इसका मतलब अगर हम ये बताने में एबल हो गए तो हम ये भी बताने में एबल हो गए कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउन, क्योंकि उसी की वजह से डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। तो आइए बच्चों ढूंढते हैं इसके रीजंस। पहला रीजन अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि आप में से कई बच्चों को यूटिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता, आगे बताऊंगा यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए इस रीजन को मैं अभी नहीं बता रहा। जब सबको समझ में ही नहीं आएगा आज तो फिर इसलिए बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, ये बाकी समझ में आएगा सब। प्राइस इफेक्ट सुनो, जब कोई चीज महंगी हो जाती है ना बच्चों, महंगी, तो कस्टमर की रियल इनकम कम हो जाती है। प्राइस के बढ़ने पर रियल इनकम कम हो जाती है। रियल इनकम बेटा मॉनेटरी इनकम से अलग चीज है, अभी बताता हूं क्या। जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जिसकी वजह से बच्चों हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब रीजन हमारा घूम फिर के इस बात पे आ गया कि सर प्राइस के बढ़ने से रियल इनकम के कम होने का चक्कर क्या है? ये बेटा सुनो, रियल इनकम वो इनकम नहीं है जो आप पैसों में मापते हो। रियल इनकम वो इनकम है जिसको आप गुड्स एंड सर्विसेज में मापते हो। और मैं समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो मैं कहता हूं कि इनकम है मोहित के पास 100 रुपए, मान लो, और ही कैन परचेज, ही वॉन्ट्स टू परचेज एप्पल, wants to purchase apple, while the price of the apple is 50 rupee kg. He want to spend 100 rupee on apple when the apple price is 50 rupee per kg. So he can make the demand of 2 kg. Obvious है, 2 किलो एप्पल लेके आ सकता है। 50 रुपए किलो एप्पल का रेट है, 100 रुपए उसकी जेब में है, 100 रुपए उसने एप्पल पे खर्च करने का प्लान कर रखा है, 2 किलो एप्पल अपने घर में लेके आ जाएगा। सिंपल है। यानी बच्चों यहां पर हम बोले तो हम बोलेंगे कि मोहित की मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी पैसों वाली इनकम 100 रुपए है, और मोहित की रियल इनकम, आई से रिप्रेजेंट कर लो, वाई से रिप्रेजेंट कर लो, रियल इनकम एप्पल्स में 2 किलो एप्पल के बराबर है, ऐसा बोलेंगे। समझ रहे हो? तो वो डिमांड कितने किलो एप्पल की कर रहा है? 2 किलो एप्पल की कर रहा है। अब मैं बात चेंज करूं, इसकी मॉनेटरी इनकम अभी भी 100 ही रुपए है, परंतु एप्पल 100 रुपए किलो हो गया सर। तो एप्पल का रेट बढ़ गया ना, 50 से 100 हो गया ना, तो एप्पल का रेट 100 होने पर अब उसकी रियल इनकम कितने किलो एप्पल के बराबर आ गई सर? सिर्फ 1 किलो एप्पल के बराबर आ गई सर। अब तो सिर्फ वो 1 किलो एप्पल खरीद पाएगा। बेटा जब उसकी रियल इनकम 1 किलो एप्पल के बराबर आ गई है, ये रही रियल इनकम, तो आप मुझे बताओ कि हुआ क्या इस एग्जांपल में? हुआ ये है सर कि जब कोई चीज महंगी हो गई है तो कस्टमर की रियल इनकम उसकी वजह से कम हो गई है, तो डिमांड भी उसकी वजह से कम हो गई है।
तो सोचो, अब 100 रुपए से ज्यादा उसने एप्पल पे खर्च करने नहीं है, उसका प्रोजेक्ट जो है वो 100 रुपए का था एप्पल के ऊपर, तो मजबूर है कि 2 किलो नहीं तो चलो किलो सही, तो 1 किलो से काम चलाना पड़ेगा। तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बेटा इस वजह से कम हो गई क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर कस्टमर की, कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो गई, और रियल इनकम के कम होने से ही डिमांड कम हो गई, इसीलिए डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड है, इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो आप देख रहे हो। बेटे पहला लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आई मीन यहां से सेकंड वाला जो मैंने भी आपको समझाया, यही सारी बात यहां पर लिखी भी मिल रही है आपको जो मैंने भी क्लियर करी है। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, अगर बच्चों ये एप्पल जो है, ये एप्पल जो है, ये लो, येलो कलर की तरफ ध्यान देना, ये 25 रुपए किलो हो जाता, ये लो सर, सॉरी ये तो इनकम है ना, हाँ जी, इनकम उसकी 100 ही रहती, येलो तरफ ध्यान दो, इनकम उसकी 100 ही रहती, लेकिन एप्पल जो है ना बेटा वो 25 रुपए का 1 किलो हो जाता, तो बेटा उसकी रियल इनकम कितने किलो एप्पल के बराबर हो जाती, 4 केजी एप्पल के बराबर उसकी रियल इनकम हो जाती। तो क्या कह सकता हूं मैं कि प्राइस के घटने पर कस्टमर की रियल इनकम बढ़ती है, तो उसकी वजह से कस्टमर डिमांड को बढ़ाता है। अगेन प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है, नेगेटिवली रिलेटेड, तो इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही तो मैं क्या बोल रहा हूं, डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तभी तो स्लोप नीचे की तरफ आएगा। अगर बच्चों प्राइस और डिमांड में रिलेशन पॉजिटिव होगा तो फिर ये कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग थोड़ी आएगा, फिर आपका डिमांड कर्व कैसा आता था, फिर तो आपका डिमांड कर्व ऐसा आता था, पॉजिटिवली स्लोप्ड। बट ऐसा तो नहीं होता डिमांड कर्व बच्चों, है ना, ऐसा भी होता है, एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है गिवन गुड्स में, बट अभी हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से। तो ये थी बच्चों बात, पहला रियल इनकम। आ जाओ अगली बात पे आ जाओ। अगली बात तो बहुत ही आसान है, प्राइस इफेक्ट के 2 पार्ट कर रखे हमने। पहला पार्ट बच्चों हमने कर लिया इनकम इफेक्ट, दूसरा पार्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बड़ा आसान है सब्स्टिट्यूशन तो, जब कोई रेट, चीज का रेट, एग्जांपल मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा रहा हूं। सेकंड इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो बेटा, जब किसी चीज का रेट बढ़ता है तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कोई चीज महंगी हुई, कस्टमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक्स का सब्स्टिट्यूट है मान लो वाई, तो वो डिमांड बढ़ा देगा वाई की, जिसकी वजह से डिमांड घट जाएगी एक्स की। आसान है सर ये तो। बेटा सुनो, अब इसको एक बार एग्जांपल के साथ ले लो, एक और एग्जांपल इसका सेट करो। मान लो तुम्हारी एक्स कॉमोडिटी है बेटा टी, मान लो तुम्हारी वाई कॉमोडिटी है बच्चों कॉफी। अब आप सोचो, अगर चाय पहले 10 रुपए का कप आती थी, कॉफी भी 10 रुपए कप आती थी, अचानक चाय पहले ये भी 10 रुपए का कप आती थी और कॉफी भी 10 रुपए का कप आती थी, अचानक चाय 10 से एक्स, कितना हो गया इसका एक्स, 15, चाय का रेट 10 से 15 हो गया बच्चों, 10 से 15 हो गया। क्या होगा, चाय के सारे यूजर्स, मैक्सिमम यूजर्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, कॉफी। कॉफी की डिमांड पहले मान लो 5 कप की थी, अभी कॉफी की डिमांड 10 कप की हो गई। कहां, चाय यूजर्स कॉफी यूजर्स बन गए ना, तो बेटा चाय की डिमांड पहले मान लो 10 कप थी, तो चाय की डिमांड घट के कितनी रह जाएगी, 5 कप। क्या हुआ, हुआ क्या, ये हुआ ये कि चाय के 5 कप जो हैं वो कम इसलिए हो गए क्योंकि कॉफी के 5 कप बढ़ गए। यहां डिमांड इंक्रीज हो गई, तो यहां पे अपने आप ही डिमांड क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई। तो
प्राइस बढ़ा था किसका? टी का। डिमांड कम हो गई किसकी? टी की। रीजन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ गई है। बच्चों ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कोई चीज के महंगा होने पर उसकी सब्स्टिट्यूट गुड ऑटोमेटिकली सस्ती लगने लगती है, तो कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाता है? सस्ती गुड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये चीज जो है, जो चीज महंगी हुई है, तो लोग तो चले गए सब्स्टिट्यूट की तरफ, तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन टू बी एज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये देखो, ये प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये भी डन है बेटा। अब कुछ जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है इनकम इफेक्ट की वजह से, जो मैंने ऊपर क्लियर किया, रियल इनकम। और जब प्राइस बढ़ता है तो कुछ डिमांड कम होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, जो मैंने भी क्लियर किया, टी एंड कॉफी। तो बच्चे, इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड इनकम इफेक्ट की वजह से भी कम होती है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी कम होती है, और इन दोनों इफेक्ट्स को जोड़ देंगे तो आपका टोटल मिला के प्राइस इफेक्ट की वजह से जो डिमांड कम होती है वो निकल के आती है। इसका मतलब एक और हमारे पास यहां डेरिवेशन है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू द इनकम इफेक्ट प्लस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक नंबर का बेटा ये भी एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है यहां पर कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? द इनकम इफेक्ट एंड प्लस द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? यहां तक डन है ये बात? चलिए, अब आती है बात डिफरेंट यूजेस। बहुत आसान है, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब है बेटे? अच्छा, एक और रह गया, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। ये भी बहुत आसान है। जब कोई चीज महंगी सस्ती होती है तो बहुत सारे नए यूजर्स भी आ जाते हैं जी। बोलो, समझ में आ रही बेटा बात आपको? जब कोई चीज सस्ती होती है बहुत सारे नए यूजर्स आ जाते हैं सर। वो कहते हैं सर पहले तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, है ना, अब हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं जी, हमें भी दो सामान। तो प्राइस के कम होने से बेटा डिमांड किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि न्यू यूजर्स आ गए, क्योंकि उनको अफोर्डेबिलिटी में आ गया प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इसलिए डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेस। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है, सभी नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके वैरायटी ऑफ यूजेस है, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ यूजेस है। अब ऐसी चीज का रेट अगर बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड इसलिए कम हो जाती है बच्चों, क्योंकि जब वैरायटी ऑफ यूजेस हैं तो उस वैरायटी ऑफ यूजेस में से हम कुछ यूजेस के इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अनइंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मिल्क, अभी मिल्क आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में आता है। मिल्क के वैरायटी ऑफ यूजेस है। मिल्क से आप चाय बना लेते हो, कॉफी बना लेते हो, कर्ड बना लेते हो, घी बना लेते हो, ठीक है। मिल्क को वैसे पी जाते हो, बेबी फीडिंग के काम आ जाता है। मिल्क के बहुत सारे वैरायटी ऑफ यूजेस, ठीक है। अब बच्चों अगर मिल्क महंगा हो जाए, बहुत महंगा हो जाए, अभी मान लो 60 रुपए किलो है, तो मिल्क मान लो बस यहां पहुंच जाए 200 रुपए किलो, तो बेटा फिर क्या होगा? आप सोचो, फिर क्या होगा? मिल्क इतना महंगा हो जाए, क्या होगा? क्या हम इतने सारे यूजेस में मिल्क, जिस मिल्क को ले रहे थे, क्या इतने सारे यूजेस में अब भी मिल्क को लेंगे? क्या मिल्क का अभी भी हम घी बना के खाएंगे? क्या मिल्क की अभी भी दही जमाएंगे? अगर आपको सर आपके जीवन में इन चीजों की इंपॉर्टेंस है तो यस, आप ये काम करोगे, ठीक है ना। मान लो मैं कहता हूं मेरे घर में चाय के बगैर देखो काम नहीं चल सकता, और अगर किसी घर में छोटा बेबी है तो उसको भी भाई देखो दूध तो पिलाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट काम है को छोड़ के बाकी कामों में आप मिल्क की कंजम्पशन को कम कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजों का जब रेट बढ़ता है तो डिमांड बहुत तेजी से कम होती है बच्चों। ऐसी चीजों का जब रेट बढ़ता है तो डिमांड बहुत तेजी से कम होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। और इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो, जैसे ना इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट टैरिफ इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के भी अनइंपॉर्टेंट यूजेस बंद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। अब देखो आप पंखा चलाना बंद नहीं कर सकते हो,
ठीक है, लाइट जलानी तो बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन एसी बंद कर सकते हो, गीजर बंद कर सकते हो, हीटर बंद कर सकते हो, प्रेस बंद कर सकते हो। यानी ये वो प्रोडक्ट हैं जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी चीजों को आप बंद कर देते हो घर के अंदर। तो इसका मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिनके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, ऐसी चीजों का अगर रेट बढ़ता है तो ऐसी चीजों की डिमांड कम होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जिनके वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं है आपके जीवन में, एक ही यूज है, एक ही यूज के लिए आप प्रोडक्ट खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, अभी घर में चपाती बनाने के लिए खरीदते हो। आगे नहीं सर हम तो कुछ और भी बना लेते हैं व्हीट का, बेटा कुछ और भी बना लेते हो, लेकिन खाते ही हो उसको भी, वो भी एज ए फूड ही खाते हो। तो कहने का मतलब है व्हीट एज ए फूड इस्तेमाल होता है घर के अंदर, ठीक है ना, वैरायटी ऑफ यूजेस में। तो इसका मतलब अगर व्हीट महंगा हो जाएगा, अगर व्हीट का प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड बहुत ज्यादा कम होने वाली नहीं है, समझ रहे हो। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अनइंपॉर्टेंट, बहुत कम अनइंपॉर्टेंट यूजेस हो सकते हैं जो आप स्टॉप कर सकते हो। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि उन प्रोडक्ट जिनके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, सारे यूजेस इंपॉर्टेंट और सारे यूजेस अनइंपॉर्टेंट नहीं होते। जब ऐसी चीजों के रेट्स बढ़ते हैं तो डिमांड इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि उनके अनइंपॉर्टेंट यूजेस अब हमने बंद कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? सो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड का कम होना यहां पर भी साबित हो गया, इसलिए डिमांड कर्व यहां भी हम क्या कहेंगे, स्लोपिंग डाउनवर्ड है। तो बेटे ये रीजंस हैं कि जब आप कहते हो व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक बच्चों एक बार समझ में आ गया तो एक बार सब लोग डन करके बताएं यहां पे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यहां तक अगर सब क्लियर है तो एक बार डन करें बच्चों यहां पे। और हाँ जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। Exceptions. Now, what are the exceptions to the law of demand? Exceptions, exceptional. Exceptions क्या? जिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। Does not applies. Means क्या? लॉ ऑफ डिमांड बेटा है ही क्या? पहले तो ये बताओ। लॉ ऑफ डिमांड सर ये है कि जब किसी चीज का रेट बढ़ता है तो हम, प्राइस बढ़ता है तो हम उस चीज की डिमांड को कम कर देते हैं, और जब किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है ना बच्चे, तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। बस यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। हाँ सर, यही तो है लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल यही है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड है, इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे? इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे बच्चे? किस पे ये लागू नहीं होगा बेटा? किस पे लागू नहीं होगा सोचो। प्राइस बढ़े, एक्सेप्शन क्या होगा? प्राइस बढ़े, डिमांड कम हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन एक्सेप्शंस क्या होंगी? प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का और उसके बढ़ते 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 डिमांड भी बढ़ रही है उसकी। लॉजिक कमाल हो गई है। तो पॉजिटिव, यानी जिसको आप नेगेटिव कह रहे थे, अगर कहीं वो पॉजिटिव निकल आए रिलेशनशिप, तो आप कहेंगे ये तो एक्सेप्शन हो गया जी। कोई चीज महंगी होती चली जा रही है और उस चीज की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। आप कहेंगे सर मैंने अपने जीवन में ये बात कभी नहीं देखी। हाँ जी, यही कहोगे बेटा कि सर हमने अपने जीवन में तो ये काम कभी नहीं देखा कि कोई चीज महंगी होती चली जा रही है और आप उस चीज को पहले से भी ज्यादा खरीदते चले जा रहे हो, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसा तो सर कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं सुना। बेटे मैं सुनाता हूं और आपने देखा भी है। देखो, पहला प्रोडक्ट कॉन्स्पिशियस गुड्स में आपने ऐसा देखा है बेटा, कॉन्स्पिशियस गुड्स में। और ये वो
कॉन्स्पिशियस गुड्स, एक तो ध्यान रख लेना बेटा, प्रेस्टीज गुड्स होती हैं ये, ठीक है। और याद करो कल मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था वेबलेन इफेक्ट में। वेबलेन इफेक्ट में अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो ये देखिए बेटा, आप यहां पे आइए ऊपर, ये देखो कल मैंने आपको 3 इफेक्ट्स क्लियर करे थे। पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। क्या था बच्चों? ईशा क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट क्या था बेटा? देखा देखी में खरीदना किसी की। हाँ, पड़ोसी के पास चीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर वो ये चीज उसके पास है तो वो कोई बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा थोड़ी है, मैं बढ़िया हूं, मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। तो ऐसे देखा देखी जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। अच्छा जी, स्नोब इफेक्ट बताया था कल शीतल, क्या होता है स्नोब इफेक्ट? सर कोई ऐसी गुड जो सबके पास हो लेकिन हमारे पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसीलिए हमारे पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सबके पास है, वो चीज कॉमनली यूज्ड है, राइट? यस सर। हाँ, कोई बंदा कहता है कि ओप्पो का फोन, अरे ये तो सब ले रहे हैं ओप्पो का फोन, मैं क्यों लूंगा? तो अगर इस थॉट से वो ओप्पो नहीं लेता, वो एप्पल लेता है, तो वो स्नोब इफेक्ट की वजह से ले रहा है। तो ये है स्नोब इफेक्ट। तीसरा बच्चों, तीसरा इफेक्ट कल बताया था वेबलेन इफेक्ट। हाँ जी ताहिर, क्या था वेबलेन इफेक्ट भाई? सर यही था कि अगर हाई प्राइस की कोई गुड है तो वो ज्यादा अच्छी है, उसे बड़ी जो हाई क्लास की सोसाइटी है वो खरीदती है। हाँ, और इसलिए खरीदती है क्योंकि वो अपने आप को हाई प्रोफाइल रखना चाहते हैं। तो अगर कोई इंसान कोई ऐसी चीज खरीद रहा है जो हाई प्रोफाइल, मतलब महंगी है और वो लगता है कि भाई ये लेने से तो मजा आ जाएगा भाई, मैं कुछ अलग लगूंगा, इसलिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको बोलते हैं हाईली प्राइस चीज को इस वजह से खरीदना, उसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट, ठीक है। और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसको कॉन्स्पिशियस गुड्स बोलते हैं। तो ये बच्चों कल हमने 3 बातें जो है रीड करी थी, वेबलेन इफेक्ट वाली भी, है ना। तो इसी के थ्रू अब हम नीचे जो बात कर रहे हैं, इसी के थ्रू वो रही ये वाली बात, ये रही कॉन्स्पिशियस गुड्स। तो बेटा कॉन्स्पिशियस गुड्स, हाई प्रोफाइल गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? बहुत सिंपल है, इसलिए क्योंकि हम अपने को दूसरे से अलग, हटके, बढ़िया, अमीर, प्रेस्टीज वाला, है ना, दिखाना चाहते हैं, तो हम वो चीजें खरीदते हैं। देखो आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू, जिसको दूसरा नाम भी लिख लेना बेटा, स्नोब गुड्स, स्नोब अपील, और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, ये बोल सकते हैं इसको, वेबलेन इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बोल सकते हैं, सभी इसी के नाम है, याद रखना बेटा। कॉन्स्पिशियस गुड्स, वेबलेन इफेक्ट, ठीक है ना, और स्नोब इफेक्ट, ये सब एक ही बातें हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि सपोज शीतल को इसके पापा ने बोला, शीतल तेरे को एक रिंग ले देते हैं बढ़िया सी, ठीक है, और तेरे को रिंग ले देते हैं, ये रिंग बना देते हैं, ये ले, तेरे को एक रिंग दे देते हैं बढ़िया सी, बढ़िया वाली। तो तू बता, बस सिर्फ ये बोल, सिल्वर की लेनी है, गोल्ड की लेनी है, या डायमंड की लेनी है, बस तू बोल, दिला देंगे तेरे को, जोन सी चाहिए वो दिला देंगे। शीतल बेटा कौन सी वाली तेरे को पसंद आएगी रिंग? एक और भी रहते हैं यहाँ पे, लोहे की, आयरन की, ये ले फ्री वाली, ये लो, ये रही। रिंग ही नहीं पसंद और रिंग ही नहीं पसंद, बात ही खत्म हो गई, मामला ही खत्म हो गया। तो है एग्जाम्पल यहीं स्टॉप, सर रिंग पसंद नहीं है। टीशा बेटा कौन सी रिंग पसंद आएगी? सभी पसंद है, गोल्ड वाली, नग वाली, सारी अच्छी हैं। अच्छा, अगर ऑप्शन दिया जाए गोल्ड और डायमंड में तो फिर कौन सी पसंद आएगी फिर? गोल्ड। गोल्ड, डायमंड नहीं? अरे गोल्ड की शाइन अच्छी होती है। अच्छा, गोल्ड की शाइन अच्छी होती है। अगर किसी को दिखानी पड़े, तुम्हें किसी को दिखानी हो, ये देखो पापा ने मेरे को रिंग लेके दी है, कितनी बढ़िया वाली रिंग है, तो बेटा गोल्ड के दिखाने में तो सबकी कॉमन लगेगी ना, गोल्ड तो सबके पास ही होता है, गोल्ड तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन डायमंड के दिखाने में थोड़ा ज्यादा आनंद नहीं आएगा?
किसी वो किसी के फिर पास मेरे को ऐसी चीजें पसंद नहीं कि जो दिखावे ऐसी वाली, अपने शौक से डालते हैं। अच्छा, ये भी एक बात है, पर ये आपके ऊपर ही बात ले लागू लो, हो आप गई। डायमंड की ले लो। अच्छा चलो, डायमंड की ले लो। चलो 90% लोगों पे बात लागू करेंगे। चलो तो बेटा लोग कौन सी चीज लेंगे? डायमंड की लेंगे, है ना, डायमंड की लेंगे। अब मैं अगर आपको बोलूं यार लोहे की क्यों नहीं लेते भाई? लोहा भी मेटल है, सिल्वर मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, डायमंड स्टोन हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें बेटे, आप बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, लोहे की रिंग ले लो और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा लो, ठीक है, सोने का पानी वो जो पॉलिशिंग होती है वो कर लें तो, या सिल्वर के ऊपर ऐसा कर लें, ठीक है, देखने में वो भी वैसी लगेंगी, सेम लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने अंदर से पता है कि हमने क्या पहना हुआ है, सिल्वर पहना है, आयरन पहना है, क्या क्या किस चीज की रिंग पहनी है, हमें अंदर से पता है। तो हालांकि सभी के में से, सभी को पहनने से हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, सभी एक जैसी हैं, लेकिन डायमंड को पहनने से हम अंदर से जो खुशी मिलेगी वो खुशी गोल्ड से ज्यादा होगी, और गोल्ड पहनने से जो खुशी मिलेगी वो सिल्वर से ज्यादा होगी, और सिल्वर पहनने से जो खुशी होगी वो लोहे की रिंग पहनने से ज्यादा होगी। ठीक है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे 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 रिंग का प्राइस बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी आपकी, लोगों की भी। और जो चीज बड़ी सस्ती होती है ना, हम लोग उस चीज को पहनना, खाना, अगर खा सकते हैं खाने वाली चीजें, तो हम पसंद नहीं करते। तो बेटा इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई कि कोई चीज इसलिए ज्यादा बिक रही है क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। कपड़ों मेरी का ले बात, लो जैसे ब्रांड का, हाँ जैसे, कपड़ों का ले लो जैसे ब्रांड्स आते हैं, हाँ ब्रांड्स आते हैं, कार्लो वगैरह। हाँ। अब यहां पे लेकिन जो तुम कह रही है बात तो सही आ रही है, वहां पे बात तो सही है, लेकिन यहां पर एक फर्क है। जैसे जैसे आप ब्रांड्स अप करते जाओगे, एक लोकल कपड़ा खरीदोगे उसकी वर्थ कम होगी, उसकी लाइफ कम होगी, लेकिन जैसे ही आप ब्रांड पे जाओगे थोड़ा सा तो आपको फीलिंग भी आएगी, मतलब ब्रांड्स में थोड़ा डिफरेंस भी होता है क्वालिटी का। लेकिन मैं रिंग का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं बेटा, ना तो लोहे की रिंग में से कुछ निकलना, ना चांदी वाली में से, ना सोने वाली में से, और ना डायमंड वाली में से, आपने बस हाथ में पहन रखी है, निकलना उसमें से कुछ नहीं है। इज दैट ओके? तो ये सिर्फ हमारी पर्सनल फीलिंग है, ठीक है। जब आप कपड़े की बात करते हो तब कहीं ना कहीं आपको फील भी आता है उस चीज का ना, थोड़ा सा स्टफ का डिफरेंस हो तो आपको अच्छा फील होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, तो वहां थोड़ी सी बात इस तरफ भी मूव कर जाती है। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, तब भी आप डायमंड पसंद कर रहे हो। एक रिंग जो 10 रुपए में बन सकती है, आप उसको 10 लाख तक खींच के लेके जा रहे हो। क्या रीजन है भाई? 10 वाली चीज 10 लाख रुपए की, और 10 लाख वाली हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, 10 रुपए में हम मजा ही नहीं आ रहा। रीजन सिर्फ ये है बेटा कि महंगी चीज हमें पसंद आती है, ठीक है, प्रोवाइडेड की पैसों की कोई दिक्कत ना हो। किसी को अगर पैसों की दिक्कत है फिर तो रूल ही लागू नहीं होगा बेटा, फिर तो मजबूरी में सामान खरीद रहे ना, फिर तो रूल लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि महंगी चीजों को बेटा हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, महंगी चीजों को, और इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो महंगी है, राइट। इफ आई want to buy a phone and I think about the iPhone because simply कि उसको लेने से मुझे थोड़ा सा फील आता है कि हाँ जी मैंने खर्च करा है फोन के ऊपर, 50,000 60,000 रुपए मैंने खर्च किया। बेटा वही एप्पल का फोन अगर 500 रुपए में मिलने लगे ना, कोई एप्पल नहीं खरीदेगा। आप बात को समझो। आपके अगर अभी अभी आप सोच सकते हैं नहीं सर हम तो फिर भी एप्पल ही लेंगे, नहीं लेंगे बेटे आप। अगर एप्पल का फोन ओप्पो से सस्ता हो जाए, माइक्रोमैक्स से सस्ता हो जाए, आप एप्पल का फोन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग, मैं अपने आप को भी अगर बीच में इंक्लूड कर लूं, व्हाई आई बाय दिस फोन, सिंपली बिकॉज इट इज कॉस्टली, बस, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज सैमसंग के फीचर्स एप्पल से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, फिर भी हम खरीदते हैं एप्पल को सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। और अगर इसका प्राइस सस्ता कर दो, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी ये हो जाएगा बेटा, प्राइस अगर सस्ता हो जाए इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो एप्पल फोन ज्यादा क्यों बिकता है? क्योंकि उसका प्राइस एक्सेप्शनली हाई है। तो ये बेटा इसका मतलब आपको पहला पॉइंट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हो गया एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड वन, इरैशनल जजमेंट। इरैशनल जजमेंट बच्चों, इरैशनल जजमेंट का मतलब होता है कई बार हम
उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी समझते हैं जो चीज महंगी है। ठीक है, पहले वाला तो कॉन्स्पिशियस था। कॉन्स्पिशियस का मतलब ये हो गया कि वेबलन मतलब कॉस्टली चीजें ही लूंगा मैं तो, ताकि मेरी जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेरा अच्छा रहे, अच्छी चीज मैं दिखूं, फर्स्ट क्लास बढ़िया मेरे को चीज अच्छी लगे। ये तो ये हो गया। इरैशनल जजमेंट का मतलब क्या? बहुत सारे लोग ये बिलीव रखते हैं कि जो चीज कॉस्टली है वही चीज सुपीरियर क्वालिटी की है, जो चीज कॉस्टली है वो चीज सुपीरियर क्वालिटी की है, और जो चीज सुपीरियर क्वालिटी की है उसी को उनको रखना है अपने पास, है ना। और इसमें अपने आप ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट का मतलब लागू नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड जिस पे। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसे तो कभी नहीं होता, महंगी चीज हम खरीदें। बेटा खाने पीने की चीजों पे तो ये बिल्कुल लागू हो जाएगा। मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं, लो एक बार फिर लेता हूं एग्जांपल। मान लीजिए मैं कहता हूं, ये लो एक एग्जांपल लो, मान लीजिए ये मैं कहता हूं आपको कि ये लो जी, ये लो जी, ये अनुराग है मान लो। ठीक है, ये अनुराग है, ये अपने घर जा रहा है और रास्ते में इसने देखा, क्या देखा, ये देखा इसने यहाँ पे ऐसे एक रेडी लगी हुई है, ये लो जी रेडी बना दो, टूटी फूटी, ये लो चलो जो भी है। ठीक है, ये रेडी लगी हुई है और यहां पर एक बंदा जो है मैंगो शेक बेच रहा है, मैंगो शेक, शेक की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है जी, मैंगो शेक बेच रहा है और इसने कहा ये लो जी बंदा बैठा हो यहाँ पे, ये मैंगो शेक बेच रहा है। तो इसने पूछा भाई रेट क्या है, तो मैंगो शेक वाले ने बोला कि भाई ये, इसने बोला भाई आधा किलो वाला जो मैंगो शेक का ग्लास है, ठीक है लार्ज वाला, उसका रेट क्या है। अच्छा, इसके मन में क्या था, अनुराग के मन में क्या था, यार मैंगो शेक है, आधा किलो वाला ग्लास जो है वो होगा लगभग 60 रुपीज का तो होगा ही होगा, इससे नीचे तो क्या ही देगा, क्योंकि 30 रुपए किलो, 30 रुपए का आधा किलो ये दूध होगा और वेरियस प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर, 60 रुपए 70 रुपए से नीचे तो देने वाला नहीं है। ठीक है, सामने वाले ने बंदे ने बोला सर 10 रुपए का ग्लास है, 10 रुपी केजी कह रहा हूं, ग्लास 10 रुपी ग्लास, 10 रुपी पर ग्लास, आधा किलो मैंगो शेक 10 रुपए का ग्लास। अनुराग पी लेगा ये बोला मैंगो शेक? हाँ जी, नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मन के अंदर कैसी फीलिंग आएगी? क्या पता क्या मिला दिया इनमें, क्या पता क्या मिला दिया, बिल्कुल सही। और यहां पर दो बंदे और खड़े हैं, मान लो ये लो, ये मोहित खड़ा कर दिया मैंने, यहाँ ताहिर खड़ा कर दिया, ठीक है, और ये भी लाइन में लगे खड़े थे दोनों कि हम भी पियेंगे, इन्होंने अभी तक रेट नहीं पूछा था, इसने पूछ लिया अनुराग ने जाके भाई रेट क्या है, 10 रुपए गिलास। अभी अनुराग कहेगा भाई ऐसा अगर मोहित पहले तू पी ले एक बार, है ताहिर तू भी पी ले, तुम दोनों अगर यहाँ पे सही सही खड़े रहे तो फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, और नहीं तो भाई मेरी तरफ से तो नमस्ते, मैं तो पीता नहीं। बोलो बेटा ऐसा ही कुछ रहेगा, या तो दूसरों पे लागू करके दिखवाएगा एक बार, भाई तुम पी के देखो तुम्हें ठीक लगेगा और तुम सही सलामत रहे, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं भी पी लूंगा, नहीं तो भाई मैं तो चला कहीं और भी पीऊंगा जहां पर मुझे मैंगो शेक का रेट कम से कम 60-70 या उससे ऊपर। अभी मान लो एक और इसको मिला आगे रेडी वाला जो बोलते हैं सर 100 रुपए किलो, 100 रुपए का आधा किलो, 100 रुपए ग्लास। हाँ जी, यहां पर तो कोई शंका नहीं है अनुराग, यहां पर भी कोई शंका रहेगी क्या? 100 रुपए ग्लास मिल रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे कहेगा 100 रुपए ग्लास, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही रेट है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, इसका ड्राई फ्रूट अच्छी क्वालिटी का डाला होगा, इसके आम फ्रेश होंगे, ठीक है, इसका मिल्क भी जो है वो डायमंड वाला होगा, अमूल डायमंड होगा इसका मिल्क, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सारा प्रोडक्ट सही होगा क्योंकि रेट ज्यादा है। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी जब खाने पीने के प्रोडक्ट के बारे में बात आती है तो हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं वहां पर, तो फिर वहां पर बात यह आती है कि प्राइस जो है अगर ज्यादा होता है किसी चीज का तो हम मोस्टली उस चीज को अपनी हेल्थ के लिए अच्छा समझ के बेटा उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और जो चीज हमें एक्सेप्शनली लो प्राइस में कई बार मिलने लगती है तो हम उसकी डिमांड को करते ही नहीं, ये सोच के कि पता नहीं हेल्थ के लिए प्रोडक्ट कैसा है। तो बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी,
इररेशनल जजमेंट भी कई बार हम करते हैं। ठीक है, ये इररेशनल है। इररेशनल का मतलब ये होता है कि हम एक तरह से इसको रैशनल कह लो। रैशनल ये कि हम अपने हेल्थ कॉन्शियस होकर सोच रहे हैं। इररेशनल ये कि हम बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे, हम ये बारे में फोकस कर रहे हैं कि बस अगर चीज हद से ज्यादा सस्ती है तो वो खराब ही है हमारे लिए, वो उसको लेना बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसी सोच से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड हम करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मोस्टली हाई प्राइस पे होते हैं, हम उसकी डिमांड करते हैं ये सोच के कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम फिर उसके, चाहे हमारे को उसकी नॉलेज हो वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी सोचे समझे बगैर भी हम ज्यादा प्राइस होने पे फटाफट उसको खरीद लेते हैं, सिंपल अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इरेशनल जजमेंट करते हुए भी प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड ज्यादा होती है। तो यस, यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट वन इज द गिवन गुड्स। बच्चों गिवन गुड्स क्या होती है मैं बता दूं पहले आपको एक बार, थोड़ी पुरानी सी स्टोरी है। एक सर रॉबर्ट गिफिन हुए, उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र सा अनुभव किया। क्या अनुभव किया जी? कि उन्होंने कहा ये जो लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर्स हैं, गरीब से जो मजदूर हैं कह सकते हो, ठीक है, तो जब उनकी इनकम बढ़ती है तो bought more of bread but cut down their consumption of meat and other expensive food item. This was against the law of demand. क्या कहता है कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ता है ब्रेड का प्राइस बढ़ता है तो वो लोग ब्रेड की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं, अदर फूड आइटम्स को खाना ही बंद कर देते हैं, मीट खाना बंद कर देते हैं, अदर एक्सपेंसिव आइटम खाना बंद कर देते हैं। कहते ब्रेड खाएंगे। क्यों? क्यों भाई, ब्रेड महंगा हो गया, ब्रेड क्यों खाओगे? ब्रेड इसलिए खाएंगे क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ब्रेड खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेड महंगा है। थोड़ा सा उनको ये, इसमें थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी यहां पर आ रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। और वो कहते हैं कि जब ब्रेड सस्ता हो जाता है तब वो ब्रेड खाना बंद करके कुछ और खाना शुरू कर देते हैं, कि ये सोचते हुए कि ब्रेड अब ठीक नहीं है, ब्रेड खाना मतलब कि हमारी शान हमारे को सूट नहीं करता, कहने का मतलब है ना, ब्रेड खाना कुछ पॉजिटिव बात नहीं है ना। ये सोच के ब्रेड का प्राइस कम होने से ब्रेड खाना कम कर देते हैं, और ब्रेड का प्राइस बढ़ने से ब्रेड ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक बड़ा विचित्र सा अनुभव किया जिसको गिफिन गुड्स बोला जाने लगा। तो उस गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट बच्चों कैसा देखने को मिला? पॉजिटिव। बहुत स्पेशल तरह की ये इंफीरियर गुड्स दिखी, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स पे चीज लागू होती है। देखो इंफीरियर कौन सी चीज होती है बेटा? घटिया, हमने ऊपर बात भी करी थी। तो ये वो स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। वैसे आप इसके अलावा कोई भी इंफीरियर गुड को स्टडी करो बेटा, उसका प्राइस इफेक्ट भी नॉर्मल गुड की तरह ही होता है, यानी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम ही होती है और प्राइस के कम होने पर ही डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये स्पेशल तरह की कुछ इंफीरियर गुड्स देखी गई जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगी। ये स्पेशल तरह की कुछ हमें गिफ्ट जो है गुड्स दिखी इंफीरियर। तो लेकिन कुछ शर्तें हैं बच्चों, ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इस पे आ सकता है। एक तो इंफीरियर गुड होनी चाहिए, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड इस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। बेटा कैसे एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ डिमांड के लिए तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए। तो लेकिन यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, बिकॉज प्राइस और डिमांड के अंदर यहां पर कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है तुम्हें? पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फॉलोस एंड डिमांड कर्व इज स्लोपिंग upward. Why upward? Because the price and the demand have the positive relation with each other. ठीक है। और एक शर्त है, इन गुड्स के ऊपर कंज्यूमर की इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च होना चाहिए। लार्ज proportion of the income must be spent on these kind of incomes. If all these features are fulfilled, then that particular thing is known to be as what? Given. एक बार रिवाइज करें बच्चों, कौन सी होनी चाहिए? एक तो इंफीरियर, स्पेशल इंफीरियर। स्पेशल इंफीरियर कैसी स्पेशल इंफीरियर? जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी,
ठीक है। इन गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यानी इनकी जगह पर कोई और चीज यूज नहीं हो सकती होगी। लॉ ऑफ डिमांड इस पे लगता नहीं है। डिमांड कर्व इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और इनके ऊपर जैसे लो पेड ब्रिटिश अर्नर्स, उनका खाने पीने का जो उनका डेली फूड है, ठीक है, हर इंसान का डेली फूड के ऊपर बहुत भारी खर्चा होता है। जैसे हम लोग वीट पे अच्छा भला खर्च करते हैं, राइस पे, मिल्क पे हम ज्यादा खर्च करते हैं, है ना, हमारी इनकम का एक बड़ा पोर्शन खर्च होता है। तो ठीक ऐसे ही उनकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन किस पे खर्च हो रहा है, ब्रेड पे। तो अगर ये सब चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हम उस पर्टिकुलर गुड को गिवन गुड कहते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इफेक्ट कैसा रहता है, उनका पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट बच्चों रहता है। तो ये सब बातें बच्चों। और कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता? एक्सेप्शंस। एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस आज ज्यादा है, हमें उसकी क्वांटिटी को कम खरीद लेना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी चीज का प्राइस आज ज्यादा है, जैसे गोल्ड पे आओ बेटा, गोल्ड का रेट मैं बोलता हूं कि प्राइस था कुछ समय पहले तक 40,000। आपको गोल्ड खरीदना था, आपने नहीं खरीदा। 10 तोले गोल्ड खरीदना था, आपने नहीं खरीदा। आज गोल्ड का रेट 52,000 है। एक लॉजिक के हिसाब से आपको गोल्ड बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए अब तो, क्योंकि 40 से 52 हो गया, प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ गया है। तो बढ़े हुए प्राइस पे हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए? उल्टा कम। यानी अगर खरीदना भी था तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आपको खरीदना है 10 तोला गोल्ड, मान लो, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था, आने वाले 2-3 महीनों में, और आपको न्यूज मिल रहा है कि सर यू आर ऑलरेडी लेट, it is from 40 to 52, and within the 2-3 months it is approaching toward, it is most expected that it will approach towards 70,000, ये 70,000 हो जाएगा। तो बेटा अब बताओ, अब तो 52,000 पे you will buy the 10 तोला गोल्ड, अब तो खरीद लोगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, यहां प्राइस बढ़ा है आपका प्रोडक्ट का, तो डिमांड कम होनी चाहिए, जबकि आपने डिमांड 0 से बढ़ा दिया, आपने तो डिमांड कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि आगे और एक्सपेक्टेड है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या हुआ बेटा? ये तो रिवर्स हो गया ना, कि प्राइस भी बढ़ा और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी, बिकॉज इन फ्यूचर इट इज एक्सपेक्टेड कि प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाला है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बच्चों? यस, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। फोर्थ, फिफ्थ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, जैसे कि वॉर, फमाइन, अर्थक्वेक, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस में चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर क्या डिमांड कम हो जाती है? नहीं सर, डिमांड भी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये चीजें ही कम हो जाती है मार्केट के अंदर, है ना। तो प्राइस के कम होने पर भी हम इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर हमें लगता है कि ये चीजें की शॉर्टेज ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। तो हम इन चीजों का रेट भी ज्यादा होता है, पर फिर भी हम इन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं। हो गया लॉ ऑफ डिमांड से यहां भी उल्टा। नेक्स्ट, फैशन, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। यस, यहां भी बात है, जिन चीजों का ट्रेंड चल पड़े, हैबिट हो जाए। ट्रेंड कैसे चलता है? फैशन हो जाए, किस चीज का फैशन हो जाए, हैबिट हो जाए। हैबिट किस चीज की हो जाती है? अल्कोहल की, ठीक है, आपके सिगरेट की, तंबाकू की, ये इन चीजों की लोगों को लत पड़ जाती है। तो बेटा अब अगर ये चीजें का रेट बढ़ भी जाए तो इन चीजों की डिमांड कम नहीं होती, इन चीजों की डिमांड बढ़े हुए प्राइस पे भी बढ़ती ही चली जाती है। तो है बेटा ये भी लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा, है ना। बच्चों बात समझ में आ गई? तो आप सब लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिकली देखा भी है ना। जब दिल्ली में कोरोना सेस लग गया अल्कोहल के ऊपर और अल्कोहल का रेट अप्रोक्सीमेटली 170% पे पहुंच गया, तो कौन सी डिमांड कम हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड ज्यादा ही थी, चाहे वो 100% का सेस लगा देते उसके ऊपर और प्राइस 200% हो जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि जो एडिक्ट है प्राइस के बढ़ने पर वो क्वांटिटी डिमांडेड पक्का करेगा ही करेगा। तो बेटा इन चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। स्पेकुलेटिव गुड्स लाइक शेयर, ठीक है, शेयर बाजार में शेयर्स जो से होते हैं, ठीक है, स्पेकुलेशन, सट्टे के लिए। सट्टे का मतलब होता है बच्चा कि हम उसमें प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से हमने उसको खरीदा। हो सकता है लॉस भी है वहां वैसे, बट मोटिव हमारा क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो
ऐसी में क्या होता है कि जिन शेयर्स का प्राइस ज्यादा होता है ना बच्चों, राइट, मान लो आज शेयर, किसी शेयर का प्राइस बढ़ गया 5, 7, 10% बढ़ गया, उसी शेयर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं खरीदना भी, क्योंकि वो शेयर जिसका प्राइस बढ़ गया उसका प्राइस अगले दिन भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और वो शेयर हमें प्रॉफिट बना के देगा, ऐसा मोस्टली होता भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस आज बढ़ा है, राइट। तो लोग उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, और जिनके प्राइसेस लगातार क्रैश हो रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, लोग उनको अपने पास रखना पसंद नहीं करते। लोग लो प्राइस वाले शेयर को बेच देते हैं, उसमें से निकलते हैं बाहर, क्योंकि उसको रखना अपने पास रिस्की रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जो घट गया ऑलरेडी उसको कुछ ना कुछ उसमें खराबी है, वो और भी घट सकता है। तो इसका मतलब जिनके रेट्स ज्यादा हैं लोग उनकी डिमांड को ज्यादा करते हैं, और जिनके रेट्स कम हैं लोग उनकी डिमांड को कम करते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो गया कि प्राइस और डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव। आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ गई, जबकि प्राइस और डिमांड में नॉर्मली कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा, नेगेटिव। तो ये कुछ एक ऐसी सिचुएशंस मैंने भी आपको बताई हैं, ये कुछ सिचुएशंस बच्चों ऐसी सिचुएशंस बताई हैं, ये सभी सिचुएशंस क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के, कि यानी प्राइस और डिमांड में यहां पर बिल्कुल भी दूर दूर तक आपको नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है बच्चे, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां फर्स्ट यूनिट बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाती है।